Good morning, students. In this session of business studies, I am taking the remaining concepts of Taylor, which was incompleted in the previous class. Yes, students, in this slides you are watching method studies and motion studies. मैं मेथड स्टडीज़ को पहले एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। टेलर का कहना था कि किसी भी काम को करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनमें से जो बेस्ट मेथड्स होता है वो हमको सेलेक्ट करना चाहिए और वही अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को यूज़ करने के लिए कहना चाहिए। इससे हमारे आउटपुट में हमें आउटपुट अच्छा मिलता है, इफ़िशेंसी मिलेगी, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। उनका कहना था किसी भी काम को करने से पहले उसकी अप्रोच, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट ऑप्शंस हम यूज़ करके देखें और उसमें से जो बेस्ट मेथड हमें लगे जिससे हमारा रॉ मटेरियल सेफ़ हो, हमारी लेबर की इफ़िशेंसी, अननेसेसरी वेस्ट नहीं हो और हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, वही मेथड्स हमको सेलेक्ट करना चाहिए और उसको अपने लेबर के द्वारा अप्लाई करवाना चाहिए। यानी उनका कहना था कि हर एक काम को परफॉर्म करने के लिए, हर एक टास्क को फुलफ़िल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल होते हैं, तो उसमें से जो बेस्ट मेथड होता है वो हमें सेलेक्ट करना चाहिए। टेलर का ये कहना था कि देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, वी हैव टू सेलेक्ट, वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग और परफॉर्मिंग द जॉब एंड we have to select and we are expected to apply that work from our labor। अब मोशन स्टडी की बात करते हैं। मोशन स्टडीज़ में टेलर का कहना था कि एक वर्कर्स के द्वारा, एक एम्प्लॉय के द्वारा फैक्ट्री में या वर्किंग प्लेस में बहुत सारे मूवमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। उन मूवमेंट्स में से कुछ तो प्रोडक्टिव होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं और कुछ अनप्रोडक्टिव होते हैं, यानी टाइम वेस्ट होता है जिससे हमारा प्रोडक्शन सफ़र होता है, काम सफ़र होता है। तो हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए कि वर्कर्स के द्वारा जो मूवमेंट हो रहा है फैक्ट्री में या वर्क प्लेस में, उसमें कौन से मूवमेंट्स प्रोडक्टिव हैं। प्रोडक्टिव मीन्स जैसे रॉ मटेरियल के लिए वर्कर मूव कर रहा है वो प्रोडक्टिव है, लेकिन अगर मशीन पे काम करते करते वर्कर अपने फ्रेंड के पास किसी पर्सनल मैटर को डिस्कस करने जा रहा है तो वो अनप्रोडक्टिव मैटर है। हमें दोनों फाइंड आउट करना चाहिए, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, और जो प्रोडक्टिव है उसको हमको मोटिवेट करना चाहिए और अनप्रोडक्टिव को एलिमिनेट करने की कोशिश करना चाहिए। तो मोशन स्टडीज़ का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स परफॉर्म बाय द वर्कर ड्यूरिंग द ऑफिस और ड्यूरिंग द वर्किंग आवर, that should be eliminated। यस स्टूडेंट्स, अब फैटिग स्टडी की बात कर रहे हैं। टेलर का कहना था एक वर्कर कंटिन्यूसली काम करते करते थक जाता है, उसको अगर हम बीच में एक ब्रेक दें, एक पॉज दें, तो उससे उसकी एनर्जी रीजनरेट हो जाएगी और वो रिफ़्रेश होके उसी इफ़िशेंसी के साथ काम करेगा। नॉर्मली ये होता था कि एक वर्कर मॉर्निंग में काम करता था और इवनिंग तक के लंबे समय तक के कंटिन्यूसली वर्क करता रहता था, उसको किसी तरह का कोई ब्रेक या पॉज नहीं दिया जाता था, जिससे उसकी एनर्जी पूरी वेस्ट हो जाती थी, वो रीजनरेट नहीं हो पाता था और हमारी इफ़िशेंसी में, प्रोडक्टिविटी में, आउटपुट में इसका बैड इफेक्ट पड़ता था। इसलिए उन्होंने कहा कि वर्कर्स को हम बीच बीच में ब्रेक दें, एक पॉज दें। उस पॉज देने से उसकी इफ़िशेंसी में, आउटपुट में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। इसलिए उन्होंने इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया कि एक वर्कर को कंटिन्यूसली काम ना कराया जाए, बीच बीच में ब्रेक दिया जाए। इस ब्रेक से उसकी एनर्जी रीजनरेट होगी और वो दोबारा जब काम करना स्टार्ट करेगा तो फिर उसी लगन और पूरे मेहनत और जोश के साथ काम करेगा और हमें आउटपुट फिर से अच्छा मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा और वर्कर्स को भी एक रिलैक्सेशन फील होगा। यस स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, टेलर का कहना था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें इफ़िशेंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में
डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। नॉर्मली ये होता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वेज सिस्टम डिसाइड कर दिया जाता था और वही वर्कर्स को पे कर दिया जाता था। सपोज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 वर्कर्स हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। सुबह से शाम तक के 8 घंटे मिस्टर एक्स 10 यूनिट आउटपुट दे रहे हैं और मिस्टर वाई 6 यूनिट आउटपुट दे रहे हैं। मिस्टर एक्स को भी 500 रुपीज़ मिलता था और मिस्टर वाई को भी 500 रुपीज़ मिलता था। इससे वर्कर्स के बीच में एक क्लैशेस अराइज होते थे और ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट ख़राब होता था। और जो वर्कर काम कर रहा है, जो मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है, उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता था। इसलिए टेलर का कहना था हमें वर्कर को कैटेगराइज करना चाहिए, इफ़िशेंट वर्कर्स और इनइफिशेंट वर्कर्स। और फाइनेंशियल जो हम मॉनेटरी पेमेंट करते हैं वो उनके वर्क के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। इससे वर्कर्स को मोटिवेशन मिलेगा। या तो फिर हम एक स्टैंडर्ड टास्क डिसाइड करें कि एवरी वर्कर शुड गिव आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स इन अ डे। अगर हमने डिसाइड किया कि हर एक दिन एक वर्कर को 10 यूनिट आउटपुट देना है तो ये एक स्टैंडर्ड टास्क हो गया, एक स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया। अगर कोई वर्कर इस 10 यूनिट से ज़्यादा देता है तो जितना उसने ज़्यादा दिया था, यानी जितना आउटपुट उसने ज़्यादा दिया है, उस 10 यूनिट पे के अलावा उसने अगर 3 यूनिट एक्स्ट्रा आउटपुट दिया है तो उस 3 यूनिट पर उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करना चाहिए। और किसी वर्कर ने 10 यूनिट से कम आउटपुट दिया है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली पे करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वर्कर्स में एक मोटिवेशन होगा, वर्कर्स ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल होगा। अगर हम डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, जो वर्कर काम कर रहा है वो तो काम करता रहेगा, लेकिन दूसरा वर्कर जो इनएफिशिएंट है, प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पा रहा है, उसको फ़ायदा मिलेगा, उसको बैठे बिठाए उतना ही पैसा मिलेगा जितना इफ़िशेंट वर्कर्स को दिया जा रहा है। इसलिए टेलर का कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट एमंग द वर्कर्स efficiency and inefficiency. And second important thing is that we have to decide the standard task and we are expected that each and every worker should work as per the standard task. तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि वर्कर्स को हम मोटिवेट करने के लिए जो मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं वो उनके आउटपुट के हिसाब से दें। वर्कर कैसा, टेलर कैसा मानना था कि जो वर्कर जितना आउटपुट ज़्यादा दे रहा है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए और जो कम आउटपुट दे रहा है उसको कम बेनिफिट मिलना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, अब हम टाइम स्टडीज़ के बारे में देख रहे हैं। टेलर का कहना था कि हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना चाहिए। हमने किसी वर्कर को एक सीलिंग फैन बनाने बोला, उसने उसे 5 घंटे में बना के दिया। अब दूसरे वर्कर ने उसको 3 घंटे में बना के दिया। तो हमें पहले वर्क करवाने से पहले हर एक यूनिट के, हर एक प्रोडक्ट का कितना स्टैंडर्ड टाइम है ये डिसाइड करना चाहिए और वर्कर को वही स्टैंडर्ड टाइम अलॉट करना चाहिए ताकि वर्कर उसके अकॉर्डिंगली उतने ड्यूरेशन में वो काम करके दे। इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हर एक वर्कर एक स्टैंडर्ड टाइम में आउटपुट परफॉर्म करेगा। उनका कहना था कि हर एक वर्कर में स्किल्स, उसकी एबिलिटी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो फाइंड आउट करें। अल्टीमेटली एक स्टैंडर्ड वर्किंग इन्वायरमेंट में, यानी एक नॉर्मल वर्किंग इन्वायरमेंट में एक आउटपुट में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है ये फाइंड आउट करना चाहिए और वही आउटपुट जो हमें एक स्टैंडर्ड टाइम में मिल रहा है हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक एवरेज वर्कर वही स्टैंडर्ड टाइम में वो आउटपुट हमको दे। इसके लिए उन्होंने कहा था कि जॉब को हमें डिफरेंट सीरीज़ में, डिफरेंट स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और हर एक एलिमेंट्स का हमको टाइम फाइंड आउट करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया था हम स्टॉप वॉच भी यूज़ कर सकते हैं। उस स्टॉप वॉच की मदद से हम देखें कि एक प्रोजेक्ट में
डिफरेंट सीरीज़ है या डिफरेंट स्मॉल एलिमेंट्स हैं, हर एक स्मॉल एलिमेंट्स को परफॉर्म करने में एक एवरेज या स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है, और उससे हम उस पूरे प्रोजेक्ट की टाइम फाइंड आउट करें कि कितना स्टैंडर्ड टाइम लग रहा है, और फिर वही टाइम वर्कर को अलॉट करें ताकि वर्कर उसको उस अलॉटेड टाइम में परफॉर्म कर सके। तो ये टाइम स्टडी था जिसमें हम वर्कर्स को एक स्टैंडर्ड टाइम अलॉट करते हैं और उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में सब चीज़ जब नॉर्मल है तो वो स्टैंडर्ड टाइम में अपना वर्क या आउटपुट परफॉर्म कर सके।